वेलकम टू नर्सिंग शिक्षा। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा डीवीटी पंप। तो मैं टॉपिक को यहां पर लिख देती हूँ, डीवीटी पंप। डीवीटी पंप का पहले हम ये देख लेते हैं, डीवीटी पंप को और किस नाम से हम जान सकते हैं। जिसको आप अगर दूसरे नाम से सुनेंगे तो आप सुनेंगे सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइसेस, या दूसरा नाम जो है इसका वो आप इस नाम से भी सुन सकते हैं, इसको इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइसेस। तो पहले आपको इनके नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जामिनर आपसे अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। डीवीटी पंप, डीप वेन थ्रोम्बोसिस पंप। दूसरा नाम आप इसका सुन सकते हो सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइसेस। कि क्या कर रहा है, सीक्वेंस में कंप्रेशन अप्लाई कर रहा है हमारे जो भी लोअर लेग्स में या जहां पर भी हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका अनदर नेम है इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइसेस। कि इंटरमिटेंटली मतलब बीच बीच में अल्टरनेटली क्या कर रहा है, न्यूमेटिक मतलब एयर से क्या कर रहा है, कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहा है जहां पर भी हम डीवीटी पंप को अप्लाई कर रहे हैं उस एरिया में। तो अभी हमने इसके अनदर नेम्स जो भी जिस नाम से जाना जाता है दूसरे नाम से वो हमने इसके अभी देखे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिकेशन क्या हो सकते हैं कि किसी पर्सन को हम डीवीटी पंप अप्लाई कर रहे हैं। इंडिकेशन हो सकते हैं इसके, अगर मान लो कोई पेशेंट है जिसको स्ट्रोक हो रखा हो, क्योंकि स्ट्रोक वाला पेशेंट क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन होता है। तो प्रोलॉन्ग बेड रिडन होने की वजह से क्या हो सकता है, जो भी उसकी पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं, जो भी उसकी वेसल्स हैं उनमें क्या हो सकता है, वीनस वाले एरिया में ब्लड का क्या हो सकता है, स्टेसिस हो सकता है। तो उस स्टेसिस की वजह से वहां पर क्या होगा, वीनस स्टेसिस की वजह से ब्लड पूल रहेगा वहीं पर। ब्लड पूलिंग की वजह से धीरे धीरे करके वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन होने के भी चांसेस होंगे। अगर क्लॉट बन जाएगा तो उसको हम बोल सकते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, या हम क्या बोल सकते हैं, वीनस एम्बोलिज्म भी देखने को मिल सकता है। तो उन केसेस में हम डीवीटी पंप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक आपका इंडिकेशन हो गया स्ट्रोक वाले पेशेंट्स में, या आप बोल सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड इमोबाइल पेशेंट, मतलब ऐसे पेशेंट जो बहुत टाइम तक क्या ना हो, मतलब इमोबाइल हो, मतलब एम्बुलेशन नहीं कर रहे हैं अपना। ये ऐसा पेशेंट जिसकी सर्जरी हो, पोस्ट सर्जरी के बाद। क्यों सर्जरी के बाद क्या होता है, जो पेशेंट होता है मोस्टली बेड रेस्ट पे होता है, तो सर्जरी के बाद इसके चांसेस डीवीटी होने के चांसेस ज्यादा इंक्रीज होते हैं। तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, पोस्ट सर्जरी पेशेंट को डीवीटी पंप अप्लाई कर सकते हैं। क्रोनिक इलनेस, the first and foremost that is for DVT, prophylaxis of DVT। अगर किसी भी पर्सन को हमें लग रहा है डीवीटी होने के ज्यादा चांसेस है तो उन पर्सन में हम क्या कर सकते हैं, डीवीटी पंप या जो भी मैंने अभी इसके अलग नाम बताए वो सब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके इंडिकेशंस हो गए। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताना चाहूंगी कि डीवीटी पंप होता क्या है। बेसिकली देखो, डीवीटी पंप, डीप वेन थ्रोम्बोसिस पंप, ऐसा पंप या ऐसा प्रेशर वाली डिवाइस जो कि क्या कर रही है, आपके मान लो सपोज ये लोअर लगे किसी, ये लगे किसी का, इस पे हमने कफ अप्लाई कर रखा है। जैसे आप बीपी के टाइम पे कफ अप्लाई करते हैं पेशेंट के यहाँ पर, तो ऐसे क्या होता है, डीवीटी पंप क्या करते हैं हम, जब भी हमें लगता हो, जो भी मैंने आपको इंडिकेशंस बताए, इन सभी केसेस में अगर हमें लगता है कि पेशेंट को डीवीटी पंप लगाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो भी इसका कफ होता है वो क्या होता है, अलग अलग टाइप से आता है। कोई होता है सिर्फ जो काफ मसल के लिए आए, कोई होता है सिर्फ जो लोअर लेग के लिए हो, कोई होता है सिर्फ अपर लेग के। तो उस या तो फिर कभी कभी क्या होता है पूरे लोअर लेग से लेके मतलब फुट वाले पोर्शन से लेके अप टू द काफ तक होता है। तो उन केसेस में क्या होता है, जो काफ अप्लाइड जो भी कफ अप्लाइड है वो क्या कर रही है, धीरे धीरे करके प्रेशर अप्लाई कर रही है। कहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रही है, जो भी हमारे डीप वेन्स में। अब वो प्रेशर अप्लाई क्यों कर रही है, मान लो मैंने अभी क्या बोला, ये कोई वेन है, ठीक है। अब इस वेन में क्या हो रखा है, किसी भी वजह से इसकी इलास्टिसिटी या जो भी इसकी इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी थी प्रॉपर नहीं है, तो उनकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो ब्लड है जो मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है वापस वीनस रिटर्न होना चाहिए, वो ना होके अगर वीनस रिटर्न प्रॉपर नहीं होगा तो उसकी वजह से ब्लड यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेसिस होने लग जाएगा। तो ड्यू टू स्टेसिस ऑफ ब्लड, मतलब एक जगह पे ब्लड की पूलिंग होना, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो स्टेसिस धीरे धीरे क्या बनेगा, क्लॉट फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। अगर वो क्लॉट बनेगा तो उस वेन में कहीं पर भी, अगर वेन में किसी भी वेसल में अगर क्लॉट बन जाएगा
तो ब्लड परफ्यूजन प्रॉपर होगा, ब्लड सर्कुलेशन, अगर चाहे वो वीनस ही हो वो भी प्रॉपर नहीं होगा। वो क्लॉट धीरे धीरे करके क्या कर सकता है, मूव कर सकता है टुवर्ड एनी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी या किसी भी अदर सिस्टम में वो मूव कर सकता है। जैसे कि अगर लंग में चला गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कॉज कर सकता है। तो इसीलिए हम डीबीटी पंप यूज करते हैं। अब मेन तो हमें याद रखना है फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डीबीटी, जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। एक यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन बता देती हूँ। पूछा जाता है कि डीबीटी मोस्ट कॉमनली कौन से वेन्स में देखने को मिलता है। तो 67% ऑफ जो डीबीटी है वो मोस्टली हमारा देखने को मिलता है डीप पेरोनियल वेन। जो हमारी डीप पेरोनियल वेन होती है उसमें हमारा 67% मतलब लगा लो 70% ऑफ डीबीटी कौन सी वेन से रिलेटेड होता है, डीप पेरोनियल वेन से रिलेटेड होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये काम करता है डीबीटी पंप। तो नेक्स्ट आप हमारी हेडिंग होगी हाउ डज इट वर्क। तो ये कैसे काम करता है, जो भी हमने क्या करा रहता है, पेशेंट पे कफ अप्लाई करा रहता है। डीबीटी पंप वाला जो भी कफ होता है वो पेशेंट के हमने लेग्स में अप्लाई करा रहता है। तो वो क्या करता है, इसका नाम हमने जैसे कि बोला सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस। सीक्वेंस से क्या कर रहा है, कंप्रेशन अप्लाई कर रहा है। तो मान लो ये मेरा पैर है, तो इस पैर में ये फुट वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर भी थोड़ा अप्लाइड है वो कफ वाला पोर्शन। तो जब यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले वो कंप्रेशन कहाँ प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। वो काफ यहाँ पर सबसे पहले इसने कंप्रेशन प्रोवाइड करा, धीरे धीरे करके वो ऊपर जाएगा, फिर काफ वाले एरिया तक जाएगा, फिर उससे ऊपर भी जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइसेस। ठीक है। अब ये जब कफ क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ऐसे नहीं कर रहा हूं कि प्रेशर अप्लाई करके ही रख रहा है, ये क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन कर रहा है एंड डिफ्लेशन। पहले वो इन्फ्लेट होगा, फिर धीरे धीरे करके पंपिंग करते हुए नीचे से ऊपर की साइड आते आते वो डिफ्लेट होता रहेगा। ठीक है। तो जो इन्फ्लेशन का टाइमिंग होता है, याद रखिएगा, इन्फ्लेशन का टाइमिंग होता है 12 सेकेंड्स। 12 सेकेंड के अंदर जो भी पूरा डीबीटी पंप है या कफ है वो क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लेट हो जाएगा। जबकि डिफ्लेशन में कितना टाइम लेता है, ये अराउंड 48 सेकेंड्स। तो अगर आप टोटल कोई पूछेगा कि एक साइकिल कितने की होती है, मतलब एक पूरा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होने में कितना टाइम ड्यूरेशन लेता है ये, तो हम इसको बोलेंगे 60 सेकेंड्स एंड यू कैन से 1 मिनट। ठीक है। 60 सेकेंड लेगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन करने के लिए, मतलब पूरी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने सेकेंड्स ले रहा है, 60 सेकेंड्स, जिसमें से 12 सेकेंड से किस चीज के ले रहा है, इन्फ्लेशन के, उस पंप को इन्फ्लेट करने के लिए, और 48 सेकेंड्स ले रहा है डिफ्लेशन के। क्लियर। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी देख लेते हैं कि जब भी आप कोई, ऑब्वियस सी बात है, कभी भी हम किसी चीज को अप्लाई करते हैं तो उसका प्रेशर होना चाहिए कि इतने से इतने प्रेशर में ये रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा तो उसका जो भी काम होना चाहिए वो इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। तो प्रेशर इन डीबीटी कफ, कि जो भी वो डीबीटी कफ हम यूज कर रहे हैं उसमें प्रेशर कितना है, तो उसमें प्रेशर जो मेंटेन रहता है दैट इज ऑफ 30 to 40 mmHg। अब कोई बोलेगा ये प्रेशर मेंटेन क्यों होना चाहिए, ये कम हो जाए तो क्या दिक्कत है, ज्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, कम अगर ये प्रेशर रहेगा, इससे कम रहेगा तो क्या हो सकता है, अगर प्रेशर कम अप्लाई करेगा, जो आपके डीप वेन्स है वहां पर प्रॉपर मसाजिंग या कंप्रेशन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो जिस चीज के लिए मैं इसको यूज कर रही हूँ डीबीटी पंप को, तो वो मेरा जो जिस चीज के लिए मैं यूज कर रही हूँ वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब अगर मैं बोल रही हूँ मोर देन 40 mm ऑफ Hg, अगर मैं प्रेशर यूज करूं किसी भी एरिया पे, अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे जितना नहीं लगना चाहिए, तो क्या कर सकता है, रेयर केसेस में नर्व को डैमेज कर सकता है या उसके आसपास के जो भी टिश्यूज है वहां पर इंजरी कर सकता है। तो इट कैन लीड टू अल्सरेशन, स्किन इंटीग्रिटी आपकी डैमेज हो जाएगी। या दूसरा क्या बोला मैंने अभी आपको, अल्सरेशन के अलावा ये हमारा क्या करेगा, नर्व डैमेज। तो इसीलिए ज्यादा भी नहीं होना चाहिए प्रेशर और कम भी नहीं होना चाहिए। जितना प्रेशर रेकमेंडेड है उतना ही प्रेशर हमें यूज करना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिल सके। जिस भी चीज के लिए हम पेशेंट पे यूज कर रहे हैं तो वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सके, इसलिए हम डीबीटी पंप को एक प्रॉपर रिकमेंडेड प्रेशर के अकॉर्डिंग ही यूज करना चाहिए। तो आज की क्लास में मैं भी रैप अप कर देती हूँ। हमने क्या क्या देखा, डीबीटी पंप की डेफिनेशन, डिफरेंट नेम्स फॉर डीबीटी पंप, इंडिकेशन क्या हो सकता है डीबीटी पंप के,
फिर उसके बाद हमने देखा कि डीवीटी पंप काम कैसे करता है। फिर इसके बाद हमने देखा कितना प्रेशर रिकमेंडेड होता है। फिर दूसरी चीज हमने देखी कि इन्फ्लेशन टाइमिंग कितना होता है और डिफ्लेशन टाइमिंग कितना होता है। और इसका पूरा एक साइकिल जो होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, ये कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है, अप टू 60 सेकेंड्स। एक चीज मैं आपको एक और बता देती हूँ, एक बार आपने अगर किसी को डीवीटी पंप अप्लाई किया है तो उसको आप कितने टाइम ड्यूरेशन तक आपको रखना चाहिए, तो उसको एटलीस्ट हमें रखना चाहिए 30 मिनट्स तक। अगर किसी को एक बार डीवीटी पंप अप्लाइड है तो उस पेशेंट को बेड पे ही लेटे रहना चाहिए। उसको ये नहीं कि मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मैं बाहर निकल के घूमने जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 30 मिनट्स तक वो डीवीटी पंप काम करेगा, जिसमें हमने बोला एक साइकिल कितने सेकेंड्स की होती है, ऑफ 60 सेकेंड्स और 1 मिनट। तो आज की क्लास में हमने डीवीटी पंप के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको जो भी मैंने डीवीटी पंप के बारे में बताया समझ में आया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।